गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ विक्ता पुरवाल। एंड जैसा कि हमने पार्ट नंबर 7 में हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, हमने मिश्रण के पृथक्करण की विधि पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। पार्ट नंबर 5, 6, 7 तक हमने अलग अलग मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ पढ़ी थी, और बाकी जो हमको पेंडिंग जो हमारी बाकी की जो मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ थी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक कौन कौन से पृथक्करण की विधियाँ पढ़ ली है, आपको याद है? हम लोग वाष्पीकरण पढ़ चुके थे, अपकेंद्रीकरण पढ़ लिया था हमने, पृथक्कारी की पढ़ लिया था, ऊर्ध्वपातन पढ़ चुके हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी और आसवन विधि भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले क्रिस्टलीकरण और छानन विधि के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कौन कौन सी विधियाँ पढ़ने वाले हैं आज? क्रिस्टलीकरण और छानन विधि। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले छानन विधि के बारे में। वायु में से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब हमको पता है कि वायु में बहुत सारी गैसेस होती है। हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। और उन गैसों को हम एटमॉस्फेयर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। वायु एक समांगी मिश्रण होता ही एक समांगी मिश्रण। हमको दिखती है क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसमें? नहीं ना, एक जैसा मिश्रण बनाती है गैसें और वायु मिलकर। तो वायु कैसा एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वैसे तो हमने पढ़ा था ना कि इसके घटकों को हम प्रभाज्य आसवन द्वारा वायु में से गैसों को अलग कर सकते हैं। प्रवाह चित्र इस विधि के विभिन्न चरणों द्वारा दर्शाया जाता है। अब जो वायु होती है उसका प्रभाव जो होता है वो किस टाइप से होता है, तो उस विधि को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वायु जो है, वायु क्या होती है? वायु में ऑक्सीजन सी यानी सारी गैसेस होती है, और गैसों पर किसका अभाव पड़ता है? दाब के द्वारा गैसें प्रभावित होती है। तो वही बताएं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है? वायु दे रखा है। दाब बढ़ाकर तथा तापमान को कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करते हैं। यानी क्या करते हैं? दाब बढ़ाएंगे और तापमान कम कर देंगे। कम ताप पर दाब बढ़ाकर क्या कर सकते हैं हम? वायु को क्या कर सकते हैं? संपीड़न कर सकते हैं, वायु को इकट्ठा कर सकते हैं। उसको क्या कर देंगे? फिर ठंडा कर देंगे, क्योंकि हमने ताप कम करा है तो वायु क्या हो जाएगी? ठंडी होने लगेगी। और उसको संपीड़न करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सिलेंडर वगैरह में क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। द्रवी वायु। अब क्या हो गया? हमने संपीड़न किया तो अब वायु क्या हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा? एक तरह से द्रव के रूप में हो जाएगी हमारे पास। प्रभाज्य आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना तथा विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। यानी क्या होता है? हमने क्या करा? सबसे पहले वायु पे क्या करा हमने? इस तरह से देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमको, यहाँ देखो। हमने सबसे पहले क्या करा? वायु में बहुत ज़्यादा दाब बढ़ाया और ताप कम कर दिया, जिससे जो वायु हो गई वो किस तरह से हो गई हमारे पास? द्रवीय अवस्था में चली गई। ठीक है, इस द्रवीय अवस्था में हमने क्या करा? वायु को और ठंडा करा। ठंडी होने के बाद क्या हो गई? वायु हमारे पास क्या हो गई? द्रव में आ गई, है ना। अब जो वायु द्रव में है तो इस वायु का क्या होगा कि अलग अलग ताप पर हमको क्या करना पड़ेगा? अब जो वायु है हमारे पास उसको हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। अब वायु कैसी हमारे पास? द्रव अवस्था में। इसको हमने गर्म करना स्टार्ट करा, तो अब गर्म करने पर हमको अलग अलग जो ऊंचाइयाँ रहेगी, क्योंकि इनके जितने भी गैसें हैं उनका जो तापमान है वो अलग अलग होता है। तो हमने जैसे जैसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी? डिफरेंट डिफरेंट गैसेज अलग अलग इकट्ठी हो जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे वायु को इन्होंने गर्म करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जाकर नाइट्रोजन और ऑर्गन यहाँ पे निर्गत हो गई, और ऑक्सीजन क्या हो गई? वो द्रव अवस्था में दूसरे सिलेंडर में इकट्ठी हो गई। तो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होता है, क्योंकि इनके क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस मेथड का उपयोग करेंगे कि विभिन्न ऊंचाइयों पर हमको क्या पता चल जाएगी? अलग अलग गैसें मिल जाएगी। किस तरह से? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? -183 होता है। ठीक है, ऑर्गन जो होता है उसका होता है -186, और जो नाइट्रोजन होता है उसका -196 होता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑर्गन का होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है ना। माइनस में हम उल्टा चलते हैं, है ना। और जो वायु प्रतिशत है तो हमको कितने प्रतिशत में वायु मिलेगी? 20.9 में हमको ऑक्सीजन, 0.9 आर्गन और 78.1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से गैसों से वायु से गैसों के मिश्रण को प्रवाह का ये चित्र होता है। मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस मेथड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? वायु में से गैसों को अलग कर सकते हैं, है ना। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको इस तरह से यूज़ करते हुए। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते
तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों के प्रभाव को पृथक करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि वायु में से हमको ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन के साथ से क्या वायु में तो दूसरी गैसें ही प्रेजेंट है, तो सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी गैसों को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए हमें वायु पर दबाव बढ़ाना, द्रव वायु करने के लिए हमने क्या करा था, वायु पर दाब बढ़ाया था, है ना, दाब बढ़ाया और फिर ताप घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया, और फिर क्या कर दिया हमने, तापमान किया, उसको क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया, यानी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। इस द्रवित गैस को प्रभावी आसवन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाता है। अब जो द्रव गैस थी हमारे पास, उसको हमने क्या करा, ऐसे प्रभावी आसवन विधि से धीरे धीरे करना स्टार्ट करा, और हमको डिफरेंट तापमान पर इस द्रवित गैसों को प्रभावी आसवन से धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक अनुसार क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। यानी कि ये पूरे इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है ना, जो मेथड किया हमने कि क्या करा, सबसे पहले गैसों को गर्म किया और उसके बाद क्या हो गया, अलग अलग तापमान पर हमको अलग अलग गैसें मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम वायु में से गैसों को अलग कर सकते हैं। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनानुसार व्यवस्थित करें। देख लिया हमने क्वथनांक, सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है, क्वथनांक ऑक्सीजन का होता है, फिर आर्गन का होता है और फिर नाइट्रोजन का होता है सबसे कम। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रभावी आसवन की विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वायु में से गैसों को अलग कर सकते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, किसी अशुद्ध नमूने में से कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करेंगे, क्रिस्टलीकरण पढ़ेंगे अब, है ना। यानी कोई अशुद्ध नमूना दिया हो हमको और उसमें कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है हमको शुद्ध, यानी उसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है बट उसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है, तो वो कैसे करेंगे। एक चीनी मिट्टी में प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले, यानी हमारे पास कोई अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, तो हमने चीनी की मिट्टी में चीनी की जो हमारी प्याली है उसमें क्या करा हमने, सबसे पहले क्या लिया, जो कॉपर सल्फेट था वो लिया, जल की न्यूनतम मात्रा में से घोल ले, यानी क्या करना है हमको, जल की न्यूनतम मात्रा से घोल ली। अब क्या करना है, अशुद्धियों को इस तरह से हम छान लेंगे। अशुद्धियों को छानने के बाद क्या बोला है यहाँ पे कि संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें, यानी हमको संतृप्त विलयन प्राप्त करना है। यानी कि क्या करना है, अब जैसे हमने पानी में घोला उसको कॉपर सल्फेट को, उसमें अशुद्धियाँ बाहर निकाल ली, है ना। अब हमको क्या करना है कि अब कॉपर सल्फेट में जो पानी प्रेजेंट है उसको हटाना है, जिससे संतृप्त विलयन बन सके। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें सिर्फ क्या हो, विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, है ना। विलय कौन है हमारा यहाँ पे, एक तरह से कॉपर सल्फेट है, तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, इस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब वाष्पीकृत करना है। वाष्पीकृत किसको करना है, जल को करना है, जिससे हमको क्या पता चल सके, कॉपर सल्फेट मिल सके, है ना। इतना करने के बाद मिश्रण को धीरे धीरे गर्म और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। अब क्या करना है हमको, विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब हमने क्या करा है, जो हमने लिया है चीनी की कॉपर सल्फेट को में से क्या किया हमने, सबसे पहले क्या कर दिया है, पानी को वाष्पीकृत किया है। अब जो वाष्पीकृत करने के बाद जो हमको विलयन मिला हुआ है, फिर भी पानी तो रहेगा, तो उसको क्या करना है, हमने दिन भर ढक देना है और क्या करना है, कमरे के ताप पर इसको शांत छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। हमने क्या करा, वाष्पीकृत करने के बाद क्या करा, उसको ढक कर रख दिया, छोड़ दिया। तो आप बाद में देखोगे जब, तो इसमें क्या पड़ेगा, हमको क्या दिखेगा कि आप कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलों को, यानी छोटे छोटे कॉपर सल्फेट्स को आप इसमें देखोगे, उस चीनी की मिट्टी में देख पाओगे, चीनी की प्याली में देख पाओगे। ठीक है, तो इस प्रक्रम को हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण कहेंगे। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण कहेंगे, जहाँ पे हमने क्या करा है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण करा है। ठीक है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करा है। अब हमको आंसर किस चीज़ के देने हैं, कि चीनी की मिट्टी में प्याली से आप क्या अवलोकन करते हैं, क्या अवलोकन किया हमने, कॉपर सल्फेट के बारे में। क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं, जो क्रिस्टल बनेंगे वो एक समान होंगे क्या, उसके बारे में। और चीनी की मिट्टी में प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो चीनी की मिट्टी में अब प्याली में जो द्रव रखा है उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको छान के अलग कर पाएंगे, क्योंकि अब तो क्या हो गया, क्रिस्टल बन गए, तो क्रिस्टल तो यूँ ही छन जाएंगे, है ना। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है।
उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उनमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यानी आपने सुना है ना कि समुद्र से नमक बनता है, तो उस नमक में भी क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ आती है, तो उसको भी शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यानी क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ठोस है उसमें से क्या करेंगे, अशुद्धियाँ अलग करेंगे और फिर उसको उसके प्योर फॉर्म में उसके क्रिस्टल्स प्राप्त करेंगे। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। अब जो साधारण वाष्पीकरण विधि करते हैं कि यानी कि डायरेक्टली इसको गर्म कर लो, उसमें से क्या अशुद्धियाँ हटा दो, तो उसकी केस में क्या होती है, ये विधि क्यों बेटर है उसके बारे में बताया गया। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसे ठोस को गर्म कर लो, उसमें से अशुद्धि हटा दो, पर कुछ ठोस क्या हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे, यानी क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। और कुछ ठोस क्या होते हैं, चीनी के समान होते हैं। अगर हम चीनी यानी शक्कर को अगर गर्म करें कि उसमें अशुद्धि और हट जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, काली पड़ जाती है ना, तो क्या हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय का पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। अब क्या होती है, छान तो लेंगे हम, है ना, क्योंकि गला के हमने क्या करा, सबसे पहले कॉपर को सल्फेट को छाना ही था ना, तो छानने से क्या हो जाएगा, अशुद्ध विलय पदार्थ में अशुद्ध विलय पदार्थ जो रहेगा उसको विलायक में घोलने पर क्या हो जाएगा, विलयन में कुछ अशुद्धियाँ फिर भी रह जाएगी। यानी क्या कर रहे हैं आप, क्या अगर विलयन है हमारा, अशुद्ध विलयन है, उसको हम छान रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं प्योर तो नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ तो रह ही जाएगी उसको, है ना। तो इसलिए क्या हो सकता है, वाष्पीकरण होने पर ये क्या होती है, अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है। अब क्या करें हमने, जैसे यहाँ पे ये बताया है कि हमारे पास कोई विलयन है, उसको हमने छान लिया, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस है, जैसे कॉपर सल्फेट ही मान, ये कॉपर सल्फेट था, इसको हमने छान तो लिया, मतलब इसको पहले हमने पानी में घोला और विलयन बनाया, और विलयन के बाद इसको छान तो लिया। अब छानने के बाद भी कॉपर सल्फेट में कहीं ना कहीं अशुद्धि तो रही होगी, है ना। तो वही बताया यहाँ पर कि हम अगर इसमें अशुद्धि हो, हमने डायरेक्टली इसको वाष्पीकरण कर लिया, तो अशुद्धि तो क्या रहेगी, उसमें बनी ही रहेगी, है ना। तो इसीलिए बोला है कि वाष्पीकरण होने के पश्चात भी क्या होता है, ठोसों में अशुद्धियाँ रह जाती है। इसलिए क्या बोला हुआ है, क्रिस्टलीकरण विधि ज़्यादा बेटर है, किससे, वाष्पीकरण विधि से। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेक्स्ट जो विधियाँ भी पढ़ ली, किसकी, किसी भी मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ। ठीक है, इतना पढ़ा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने अभी तक कितनी विधियाँ पढ़ ली, 6 विधि पढ़ रहे हैं हम मिश्रण का पृथक करने की विधि, है ना। इसके आगे हमको क्या दिया हुआ है, इसके आगे हमको अनुप्रयोग दिए हुए हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस विधि का, क्रिस्टलीकरण विधि का। समुद्र जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में, जो कि हमको अभी एग्जाम्पल दिया गया था, और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करने के लिए। अब क्या है, कोई अशुद्ध नमूना है, उसमें से फिटकरी को कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में। अब फिटकरी क्या होती है, ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तकनीकी विकास के साथ कई और पदार्थ पृथक करने की विधियों का भी आविष्कार हो चुका है। यानी कि हमने अभी जो जितनी भी विधियाँ पढ़ी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गई है, पृथक्करण की विधियाँ कंप्लीट हो गई है। बट अभी जैसे जैसे क्या हो रहा है, इनमें एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं साइंटिस्ट द्वारा, उतनी हिसाब से क्या हो गया, पृथक्करण की विधियाँ भी चेंज होती गई है और नई विधियाँ भी आ गई है। शहरों में जलघर में पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। आपके घर देखा होगा कि आपने यहाँ भी पानी आता है, जैसे बारिश के मौसम में पानी कितना गंदा हो जाता है, बट फिर भी आपके घर में क्या होता है, एक क्या होता है, प्योर पानी आता है। तो उसके लिए क्या होता है, जलघर एक रेखा चित्र 2.13 द्वारा दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर तक प्राप्त होने वाले पेयजल में विभिन्न चरणों को आप कक्षाओं में चर्चा करें। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी बहुत ख़राब हो जाता है, फिर भी कई बार क्या होता है, हमारे घर में फिर भी प्योर पानी आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल कोई गंदगी नहीं दिख रही होती। तो वो कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि आपने सुना होगा ना फिल्टर प्लांट के बारे में, है ना, जहाँ पे क्या होता है, वाटर को फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर प्लांट कुछ इस तरह से होता है, यानी कि क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मली वाटर होता है वो शुद्ध तो होता नहीं है, तो हमारे घर पर भी फिर भी शुद्ध पानी कैसे पहुँचता है, तो उसको फिल्टर किया जाता है। किस तरह से, सबसे पहले क्या किया जाता है, जल का भंडार किया जाता है, यानी क्या हुआ, नदी तालाब वगैरह जिसका ही पानी हो
वो इकट्ठा, उसको क्या करा जाता है, सबसे पहले ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए सबसे पहले उसको क्या करता है, बड़ी बड़ी टंकियों में भर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, जो ठोस पदार्थ है उसमें, यानी ठोस जो गंदगी है उसमें, वो क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए, है ना। अब तलहट में बैठ जाएगी क्या, गंदगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको निलंबित अशुद्धियों को तलहट से अलग करने के लिए, अब जो भारी थी वो सारी अशुद्धियाँ नीचे बैठ गई, अब पानी को हम दूसरे टैंक में ले लें, है ना, जिससे भारी अशुद्धियाँ तो अलग हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गई, हमारा नेक्स्ट जो आना था पानी वो आ गया, जिसमें भारी अशुद्धियाँ कुछ भी नहीं है ना। अब क्या करना है हमको, इतना करने के बाद क्या करता है, छानक टैंक होता है, एक छानक टैंक होता है, इस तरह से क्या होता है, टैंक होता है, जिसमें क्या होता है, जल, बारीक धूल हुआ, बालू कण हुए, मोटे कंकड़ हुए, ये सारे क्या होता है, एक छानक टैंक होता है, उसमें पानी को पहुंचाया जाता है। उसमें क्या होता है, ये जितने भी कण होते हैं ये सारे पानी से अलग हो जाते हैं, और प्योर वाटर जो होता है वो क्या होता है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसे टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर टैंक द्वारा क्या होता है, वो आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। तो जो हमारा फिल्टर होता है वो क्या होता है, इस तरह से इस मेथड द्वारा किया जाता है। और फिल्ट्रेशन में मेनली अगर हम घर पे अगर कभी गंदा पानी आ जाता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, फिटकरी का उपयोग करते हैं ना। तो फिटकरी क्या होता है, हम पानी को शुद्ध करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बोला था फिटकरी, तो फिटकरी वही होती है। क्या करते हैं हम, उसका उपयोग पानी में घुमा देते हैं ना, जब भी हमारे यहाँ घर गंदा पानी आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें फिटकरी को इस तरह से घुमा दिया जाता है, इससे क्या होता है, उसमें अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है ना। तो एक तरह से फिटकरी का उपयोग करके भी हम क्या करते हैं, घरों में पानी शुद्ध करते हैं। बट जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट होता है वहाँ पे क्या आता है, इस तरह से पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो अब तक हमने जितनी भी विधियाँ पढ़ी है किसकी, मिश्रण को पृथक्करण करने की, यानी मिश्रण को शुद्ध करने की, वो विधियाँ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी हो गई है, यानी कि हमने जितनी विधियाँ पढ़ी वो खत्म हुई। अब जिसमें एक और दे रखी चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित करते होंगे, है ना, जैसे लोहा हुआ, लोहे में कोई दूसरा पदार्थ, जैसे लोहे में स्टील मिला हुआ है या लोहे में और कोई चीज़ें मिली हुई है, तो उसमें से अगर लोहे को अलग करना हो तो चुंबक की हेल्प से हम अलग कर पाएंगे, है ना। चुंबक लगा के लोहा अलग हो जाएगा, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगी। फटकन विधि देखी होगी आपने, आपके घरों में अनाज साफ किया जाता है, तो क्या होता है, जो हल्का पदार्थ होता है वो फटकन करने से क्या हो जाता है, आगे आगे आ जाता है, और जो शुद्ध पदार्थ होता है, इस तरह से अनाज साफ किया जाता है, जैसे गेहूँ साफ किया जाता है। तो गेहूँ में क्या होता है, बहुत सारी वो होती है ना, बहुत सारी गंदगियाँ होती है, जैसे वो हल्की चीज़ें होती है, जैसे कोई क्या होता है, धूल वगैरह हो या ऐसी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, फटकार के हम क्या करते हैं, वो हल्की हल्की अशुद्धियाँ होती है सारी बाहर ऊपर आगे की ओर चली जाती है, और जो गेहूँ रहता है वो पीछे रह जाता है। तो इस तरह से फटकन विधि क्या होती है, जहाँ पे हम क्या फटकार के किसी दो पदार्थों को अलग कर सके और शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सके। और नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस तरह से हमको पता चला कि मिश्रण को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मिश्रण भी हमारा अलग अलग फॉर्म में मिलता है, ठोस द्रव गैस में, तो उनको अलग अलग करने के लिए भी अलग अलग विधियाँ उपयोग करी जाती है। तो हमारे मिश्रण को पृथक्करण करने की विधियाँ हुई समाप्त। अब जो हम पढ़ेंगे वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।